Hello students, today in this video we discuss the limitations of accounting and what are the branches of accounting. Limitations of accounting students ये आपके 12th में भी रिपीट होगा और ये अभी लास्ट टाइम एग्जाम में भी आ चुका है 12th बोर्ड एग्जाम. सो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे एग्जाम में 12th में आया था. एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस है, वही लिमिटेशंस होगी जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस होगी. और ये 5 लिमिटेशन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, देन हमारे फर्स्ट लिमिटेशन अकाउंटेंट्स की डीमेरिट और लिमिटेशन क्या है. अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, एकदम करेक्टली एग्जैक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? सम एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड फॉर द एसेटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस. फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. अब क्योंकि सारा का सारा अकाउंटिंग डेटा जो होता है, जो आप न्यूमेरिकल में प्रेजेंट करते हैं, तो इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है कि आपके न्यूमेरिकल डेटा एस्टिमेट्स पे बेस्ड है, इसलिए हमने कहा था कि ये फुली एग्जैक्ट नहीं है. अब एस्टिमेट कैसा इन्होंने किया, फर्स्ट एस्टिमेट क्या, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. आपने एक एसेट परचेज की. अब एसेट्स पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बट हमें पता नहीं कि एसेट्स की लाइफ कितनी होगी, तो हम एस्टिमेट करते हैं कि इसकी लाइफ कितनी होगी. सपोज 1 लाख की एसेट हमने परचेज की, हमने कहा इसकी एस्टिमेट हमने लाइफ के डिसाइड की 10 ईयर, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आया 10,000. अगर हम यही लाइफ 20 ईयर्स डिसाइड करते तो डेप्रिसिएशन क्या बन जाता 5,000 पर ईयर. तो स्टूडेंट्स, जो हम डेप्रिसिएशन बना रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स पर चार्ज कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, एसेट्स की लाइफ एस्टिमेट की, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, कभी ये बन के आ रही है 10, कभी बन के आ रही है 5,000. ओके, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स मतलब हमारे कुछ डेटर्स होते हैं जिनसे हम पैसे मांगते हैं. सपोज हमें ऐसा लग रहा है कि पैसे वो नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रोविज़न बना देते हैं. तो हम प्रोवाइड करते हैं कि डाउटफुल है हमारे डेट्स. अब हमें ये भी एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितने डेटर्स हैं जो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो वो भी अमाउंट हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोविज़न बनाते हैं. तो ये दो चीज़ें एस्टिमेट हो रही है यहाँ पर. नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू ही ट्रेडिंग अकाउंट में शो की जाती है. अब वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब ये हमारा जो स्टॉक है मार्केट में कितना सेल हो जाएगा, कितने में रियलाइजेबल हो जाएगा, तो ये भी हमने एस्टिमेट किया. अभी सेल नहीं हुआ, बट हम क्या करें, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अकाउंटिंग में वर्क करेगी. तो ये सारा का सारा एग्जैक्ट डेटा नहीं है जो आप देख रहे हो, पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं है. उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ एस्टिमेट्स हाइड कर रखे हैं आपको. सेकेंड पॉइंट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. वो कंप्लीटली रियल इंफॉर्मेशन नहीं है. Accounting statements are prepared on the basis of accounting concepts and conventions. For example, under going concern concept, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life, and the assets may not be actually realizable at a book value. अब ये कंप्लीट रियलिस्टिक क्यों नहीं है? मैंने कहा था कि अकाउंट्स जो है कुछ प्रिंसिपल, कुछ एजम्पशंस, कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ये कंसेप्ट ये कहता है कि हमारी जो एसेट्स हमने परचेज किए, हम नेक्स्ट ईयर भी उसे यूज़ करेंगे. मतलब गोइंग कंसर्न हमारे बिजनेस का प्रोसेस रहेगा, कोई एंड नहीं है. हमने पहले डिसाइड नहीं किया कि हाँ गोइंग कंसर्न नहीं है सर, पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम बिजनेस एंड करेंगे. हमने जो बिजनेस एट बिल पे किया और ये गोइंग कंसर्न बेस पे हमने क्या सोचा है कि आज जो हमने एसेट्स किए वो 10 ईयर्स तक यूज़ करेंगे, 20 ईयर्स तक यूज़ करेंगे. मतलब हमने हमारे बिजनेस का एंड डिसाइड नहीं किया. उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, देखो एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और रियलाइजेबल वैल्यू एक्चुअल पता नहीं चल पा रही है. एसेट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक वैल्यू है उसी पे एसेट रियलाइज हो, मतलब सेल हो. कम में भी हो सकती है, ज़्यादा में भी एसेट सेल हो सकती है. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे शो नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके ही रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब मार्केट में क्या प्राइस होगी पता नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एसेट और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो अनरियलिस्टिक है. एकदम रियल इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में क्लियर एसेट्स की नहीं मिल रही है. अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. अकाउंटिंग ओनली क्वांटिटी और न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आपके पास क्वालिटी शो नहीं करेगा कि मैनेजर की एफिशिएंसी कैसी है, एसेट्स की क्वालिटी कैसी है, स्टॉक की क्वालिटी कैसी है. ओनली आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म और अमाउंट्स में डेटा मिलेगा. क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग डेटा से. एंड द स्टाफ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड. रिलेशंस इग्नोर किए जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इग्नोर किया जाता है, क्वालिटी ऑफ द गुड्स इग्नोर की जाती है, मैनेजमेंट की स्किल्स, ये सारा का सारा क्वालिटेटिव डेटा आप बिल्कुल भी
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग डजंट evaluate all the elements by qualitative, they all the data are recorded in the quantitative way, and that is in money measurement. Accounting ignores the effect of price level changes. अभी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऊपर ही कि एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है, तो प्राइस लेवल एक लैंड जो आपने परचेज की है उसका इन्फ्लेशन आप शो नहीं करोगे बुक में। आपने अगर वो लैंड 1 लाख में परचेज की तो वो आपकी एसेट साइड में 1 लाख में ही शो होगी। अगर वो 10 लाख की हो चुकी है, मैंने कहा था ना अपन रियलाइजेबल वैल्यू पे शो नहीं करेंगे, नो डाउट उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, बट हमने एसेट्स का पेमेंट कितना किया 1 लाख। तो इन्होंने ये कहा कि इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। हम प्राइस लेवल और रियलाइजेबल वैल्यू को इग्नोर करेंगे और हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे। The accounting ignores the effect of price level changes. Accounting statements are prepared at historical cost, at the cost of acquisition of assets. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आपने एक्चुअल में कितना पे किया है, आज क्या वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो रियलाइजेबल नहीं है, वो हमने प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। जब तक हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, जब तक हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो डाउट वो लैंड आज 10 लाख की हो चुकी है, आपने परचेज की थी 1 लाख में, बट वो अपन 1 लाख पे ही शो करेंगे, 9 लाख का प्रॉफिट शो नहीं करेंगे। ओके तो हमने क्या किया, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया है। लास्ट 5th पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग में लीड टू window dressing. What do you mean by the window dressing? The term window dressing means the manipulation of the accounts in a way to show a better position than what it actually is. 90% ये होता था, इसके लिए भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, आप क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग डेटा को इंटेंशनली मैनिपुलेट करते हैं, मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और आपका टारगेट क्या रहता है, टू शो अ बेटर पोजीशन। मेरी टारगेट ये रहता है कि मैं पब्लिक को, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, जो भी एजेंसीज हैं, उनका अट्रैक्शन मेरे अकाउंट्स ऑफ डेटा में आए। तो मैं क्या करता हूँ, इंटेंशनली अपने डेटा को बड़ा चढ़ाकर मैनिपुलेट कर देता हूँ। कई बार क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा देता हूँ, कई बार कैश ज़्यादा दिखा देता हूँ। ये कर क्या रहा हूँ, मैं रॉन्ग डेटा शो कर रहा हूँ, विंडो ड्रेसिंग कर रहा हूँ मेरे अकाउंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो आप, मैनिपुलेट कर रहे हो आप अपने अकाउंटिंग डेटा को। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप क्या चाहते हो, टू शो अ बेटर पोजीशन, जो एक्चुअल में है उससे और अच्छी पोजीशन में मेरा डेटा वहाँ पर दिखे। तो ये क्या हो गया, अगर आप इंटेंशनली अपने अकाउंटिंग डेटा को मैनिपुलेट करते हो और क्या शो करना चाहते हो, बेटर पोजीशन इन अकॉर्डेंस टू द अदर इंटरप्राइजेस, तो आपने क्या किया है, विंडो ड्रेसिंग। ओके स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स अभी टोटल देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बट आपके 11th और 12th में ओनली कौन सी काम में आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे आफ्टर क्लियरिंग द 12th बोर्ड एग्जाम, तब आपको अदर 2 सब्जेक्ट्स में मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हमारे साथ रहेगी। तो ये अदर सब्जेक्ट्स बन के आएंगे आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में। इनकी सेपरेट बुक होगी, इनका सेपरेट सिलेबस होगा। तो मैंने कहा था कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देयर आर टोटल 3 ब्रांचेस। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी आप देखोगे आपकी बुक के बाहर लिखा होगा क्लियरली, डबल अकाउंटिंग, एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इट मीन्स अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सेम थिंग। हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही प्रोसेस है। अब हमारे सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा पार्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। देन द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, analyzing and communicating the financial transaction of the business organization. Same definition जो accounting की थी वही किसकी है, financial accounting। सारे 7 स्टेप आपको दिख रहे हैं, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करके समराइज और इंटरप्रेट एनालाइज करके कम्युनिकेट करना बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर्स को। इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्चुअल फॉर्म है, क्योंकि पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, उसके बाद ये कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होती है। इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of the business available to the outsiders like creditors, customers, banks, financial institutions, government agencies, investors, etc. तो टैक्स डिपार्टमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब हमारा इसका मेन पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना और किसको प्रोवाइड करना, जो भी इसके यूजर्स हैं,
ओके, इसलिए कम्युनिकेशन लेवल पर जाके ये एंड होती है। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फॉर द एसरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करोगे किसके थ्रू? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, क्योंकि वो परफॉर्मेंस कैसे शो होती है? फॉर द 1 ईयर, फॉर द 1 अकाउंटिंग ईयर। और फिर एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट। एक पर्टिकुलर डेट को आपकी क्या पोजीशन थी, और बैलेंस शीट हमारे पास कैरी फॉरवर्ड होता है। एंड कम्युनिकेट सेम टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज और यूजर्स। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखो यहाँ आप लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच शो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के अकॉर्डिंग आपने क्या किया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए आपने पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। और मैंने कहा था 11th और 12th में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही करेंगे। सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मैंने अभी कहा था ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग नेम से पता चल रहा है कॉस्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करने में इसका यूज होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। द पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग इज टू अंडरलाइन करना, डिटरमाइन द कॉस्ट। सबसे पहले क्या पर्पस होता है इसका? कॉस्ट डिटरमाइन करना एंड कंट्रोल करना, कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू कम्युनिकेट द कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। खूब सारे प्रोसेस होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। प्रोसेस अकाउंटिंग सीखेंगे, वहाँ पर क्या होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने खूब सारे प्रोसेस के थ्रू उसे पास होना पड़ता है। तो वहाँ पर पर्टिकुलर प्रोसेस पे कितना क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पर क्लोथ बनता है, उसके बाद कलरिंग होता है, फिर स्टिचिंग होता है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। वहाँ पर पर्टिकुलर प्रोसेस की भी कॉस्ट निकाली जाती है। जैसे कि आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इंक फिल होगी, प्लास्टिक होगा, पेन पॉइंट होगा, कवर होगा, लेबलिंग होगी, सारी चीज़ें जो होगी पर्टिकुलर प्रोसेस में होगी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पेन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक शर्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ लेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होती है। तो हमारा यहाँ पर टारगेट क्या रहा? टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट। कंट्रोल मतलब हमें किस प्रोसेस में कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ लेते हैं। उसके बाद उसमें हमने कितना परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करना है, उसके बाद उसकी सेल्स प्राइस फाइंड आउट की जाती है। थर्ड इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको बहुत अच्छी अकाउंटिंग है। ये आपको मैंने कहा था ग्रेजुएशन लेवल के बाद जब आप इसे करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मैनेजमेंट को। किसके लिए? डिसीजंस लेने के लिए कि भैया अब हमें क्या करना होगा, स्टॉक का ऑर्डर कितना देना है, स्टॉक को कैसे कंट्रोल किया जाए, डेटर्स मार्केट में कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर बजटिंग में और कॉस्ट कंट्रोल करने में, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। Management accounting is used by the top management to make business decisions. It is essential for the top management to perform the various management functions. It covers the various areas like cost accounting को भी cover करेगी क्योंकि मैनेजमेंट इस पे डिसीजन लेगा। ओके, बजटरी कंट्रोल में हेल्प करेगी, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब स्टॉक को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। स्टैटिकल मेथड्स मैंने कहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, कि हमारा जो स्टॉक है वो कैसे यूज़ करें हम। जो पहले हमने स्टॉक जनरेट किया गया उसे सेल करें, जो लास्ट में जो हमने किया उसे सेल करें। स्टॉक को वैल्यूएशन करने में काम आता है। खूब सारे प्रोसेस होते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाए, किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, कौन सा बेस्ट मेथड है वो सिलेक्ट करना होता है। इंटरनल ऑडिटिंग, आपके ऑडिटिंग मतलब अंकेशन होता है, जो क्या होता है जिसके अंदर हमारी बुक्स को क्या होता है वेरीफाई और चेकिंग की जाती है, तो हो गया इंटरनल ऑडिटिंग एक्सेट्रा। Management accounting also facilitates the management in assessing the impact of the business decisions made and decisions taken by them in the past. ये सारा इवेलुएट करता है कि आपने क्या डिसीजंस लिए, उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो आउटपुट क्या निकला। तो सारा इम्प्लीमेंट डिसीजन लेना, उसका इम्प्लीमेंट लेना, उसका फाइनल रिजल्ट इंटरप्रेट करना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस व्हाट द टू मेन थिंग्स। फर्स्ट इज़ द लिमिटेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था जो 5 लिमिटेशंस थी वो आपकी 12th में भी यूज़ होती है, क्योंकि वो एनालिसिस की भी, जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है वो सबकी लिमिटेशन है। मतलब अकाउंटिंग एनालिसिस की भी लिमिटेशन है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की भी लिमिटेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी लिमिटेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी लिमिटेशन है। क्योंकि जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है वो सारी अकाउंटिंग उसी बेस पे फाइनेंशियल डेटा बना है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, 3 ब्रांचेस। व्हाट द मेन ब्रांचेस इज अवर बेस्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
So students, if you have any doubt in this related to these topics or in this video, you can comment in comment box.